क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th, और चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। आगे हम लोग कर रहे थे ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो जो फिजिकल बिहेवियर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो कैसे चेंज होता है, उसका हम लोगों ने लिस्ट बना के दिया था। कि हम लोग NCERT में जो दे रखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो 5 दे रखा है। वह है एक था पहला नंबर एटॉमिक रेडियाई, दूसरा आयनिक रेडियाई, तीसरा था आयनाइजेशन इंथैल्पी, चौथा था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और पांचवा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दो तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कर दिया है। आज हम लोग करेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो मैं डालता हूं हेडिंग, फिर समझाता हूं क्या है ये आयनाइजेशन इंथैल्पी है। ये कुछ आइडिया बताता हूं मैं, और सुनिए, आप आराम से समझिए, फिर उसके बाद समझ में आए तो करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को, अगर न्यूट्रल एटम है, तो या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या शेयरिंग करेगा। लेकिन जिस वक्त वो शेयरिंग करता है, वो आइंस में कन्वर्ट नहीं होता है। दो कंडीशन है जब आइंस में कन्वर्ट होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो कटाइंस बना लेता है, या इलेक्ट्रॉन ले ले तो अनाइंस बना लेता है। तो इसी केस में बताया गया कि जब किसी न्यूट्रल एटम को आइंस बनाते हैं, तो उस वक्त आइंस बनाने के लिए कितने एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। इसका एक डेफिनेशन है, मैं लिखता हूं पहले डेफिनेशन, उसके बाद मैं एलाबोरेट करता हूं। ठीक है, ये मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया। क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an atom when it exists in gaseous state is known as ionization energy। क्या मतलब हुआ कि जब एक एटम गैसोस स्टेट में होता है, तो उस केस में उसके आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है, या कितने एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। यानी जैसे मान लो एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट है, ये न्यूट्रल है। इसका ऑक्टेट पे जितना भी, आउटर शेल पे जितना भी इलेक्ट्रॉन है, वो उतना इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ा है, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है। ऐसी एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देता हो तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, या दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो जरूरत होता है एनर्जी का, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर थर्ड है, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, या तीन इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसके लिए जितना एनर्जी के लिए चाहिए थर्ड वाले के लिए, उसको कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देता हूं, जैसे यहाँ पे एक था, और ये हमारा पहले से ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था। ये एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एंथैल्पी की जरूरत पड़ता है, उसको कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एक निकालना होता तो फर्स्ट आयनाइजेशन, यानी ये था फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं तो इस पे 2 पॉजिटिव तो था ही था पहले से, एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा उसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, या एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कितनी बात सुन में क्या देखा गया कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो कम होता है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा होता है। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी देखना चाहते हैं तो उसमें क्या दे रखा है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं और उसके बाद बताते हैं। यहाँ तक समझ बात आई, इसे नोट कर लिए, इसके बाद आगे बात बताते हैं। यहाँ पे देखते हैं जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो सोडियम ले लेते हैं एग्जाम्पल में। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281 होगा। यानी इसके आउटर शेल पे, पहले शेल पे 2 है, दूसरे पे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। ये भी हम लोग जानते हैं कि जिसका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर शेल कंप्लीट करे और उसको कंप्लीट करने के लिए ही वो रिएक्ट करते हैं और अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे या फिर शेयर करेंगे। लेकिन जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना हो या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना हो, इन दोनों ही कंडीशन में एंथैल्पी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ आप लें या दें वो सिर्फ पैसे से होता है। यानी कोई भी चीज़ आप खरीदने जाएंगे तो कुछ पैसे देंगे, वो खरीद लेंगे, या फिर आप बेच रहे हैं तो आप देंगे तो आपको उसके एवज में पैसे मिलेंगे। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी एटम्स के अंदर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो अपना अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो कंप्लीट करेंगे या लेके कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये इस लेन देन में इंथैल्पी का चेंज होता है, इंथैल्पी की जरूरत होती है। तो ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है यानी हमें इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितना एनर्जी देते हैं, कितना एनर्जी हम देते हैं। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक नाम सुना है, मैं कहीं और बताऊंगा डिटेल में। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे हीट गेन करते हैं जब सिस्टम का एनर्जी बढ़ने लगता है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में इंथैल्पी जो ना पॉजिटिव होता है। तो इस केस में ये जो है ना पॉजिटिव वैल्यू होगा ये, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हमें एनर्जी देना पड़ता है, चाहे वो फर्स्ट आयनाइजेशन हो, सेकेंड आयनाइजेशन हो या थर्ड, जो भी हो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू रहता है। अब यहाँ पे ऐसे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, लास्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके आउटर शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको 7, तो 7 तो लेना मुश्किल है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको बहुत सारा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत सारा एनर्जी का, इतना इसके पास नहीं है। तो ये प्रीफर क्या करेगा, ये दे दे, यानी ये इसको प्रीफर करके कोई ले ले मुझसे और जब ये चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, एक शेल कम हो जाएगा मगर ऑक्टेट तो कंप्लीट मिलेगा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा ये। तो ये इसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन दे दे, इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन दे देगा जब भी कभी रिएक्शन होगा। तो सोडियम जो है प्रीफर करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये सोडियम जो है, ये सोडियम न्यूट्रल एटम जो है ये सोडियम कटाइंस बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस एटम से कितना एनर्जी की जरूरत होती है, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एटम कहलाएगा।
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एटम कहलाएगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए कितना एनर्जी की ज़रूरत थी। निकालने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ये तो नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन जो है ना और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन है प्रोटॉन से, उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी देते हैं, और जितना एनर्जी देते हैं वही हमारा इंथैल्पी कहलाता है। कितनी बात समझ में? इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से चला जाता है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया सोडियम का। कुछ समझ बात आ रही है क्या आयनाइजेशन का मतलब हो गया? ऐसे अगर हम लोग दूसरा ले लेते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 282 हो गया, ये इस तरह से है, ठीक। अगर हम लोग शेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरे पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हम तीसरे पे बना देते हैं, ये ठीक। अब क्या बताया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हैं, मान लो इसको निकालना चाहते हैं, तो इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, वो इंथैल्पी दे देंगे। तो ये जो मैग्नीशियम होगा, ये है मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये निकल जाएगा। जितना एनर्जी देंगे वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन क्या देखते हैं कि जब ये 12 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम के आउटर शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन था, तो एक अभी गया है, अभी भी इस पे एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, ठीक है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब क्या देखते हैं कि जब ये मैग्नीशियम जो ये पॉजिटिव बना है, तो इसमें 12 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अब बढ़ जाएगा, क्योंकि 12 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इस मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन जो अभी भी आउटर शेल पे बचा हुआ है, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो पहले के मुकाबले में अब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। पहले तो 11 प्रोटॉन गया, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन था, तो एक 1:1 में अट्रैक्शन था। लेकिन अब 12 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अब अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अब हमें उस एक इलेक्ट्रॉन को जो आउटर शेल पे बचा हुआ उसको निकालना चाहते हैं, तो हमें उससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। और जब उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये कहलाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा पहले वाले आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। कितनी बात समझ में है? ये समझ में आ गया? मैग्नीशियम के हिसाब से मैंने समझाया। इसी तरह से अगर हम लोग चाहें तीन आयनाइजेशन एनर्जी दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्युमिनियम का। मैं उसको भी समझा देता हूँ, ये नोट कर लिया आप लोग। ये एल्युमिनियम का आप देखते हैं, हम लोग एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ये एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 283। इसको अगर शेल के स्ट्रक्चर में दिखाते हैं तो फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा दिया ये, ठीक है। ये तीसरे पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ऐसे भी क्या बताया कि यहाँ पे 13 प्रोटॉन है तो 13 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। और 13 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 13 में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, ठीक। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये एल्युमिनियम जो है न्यूट्रल एटम से एल्युमिनियम 1 पॉजिटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना भी एनर्जी होगा वो हम बताएंगे। इसी तरह से जब ये एल्युमिनियम 1 पॉजिटिव आयन हो गया, अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो Al पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी होगा पहले वाले से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन था, इक्वल थे, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत वो तो दे दिया। लेकिन अब जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इलेक्ट्रॉन बचा 12 और प्रोटॉन है 13, तो 13 प्रोटॉन
12 इलेक्ट्रॉन का पर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ गया, तो उस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें उससे ज़्यादा पहले के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पहले के कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है। अब अगर इसी तरह से हम लोग तीसरा लेते हैं, मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बचा होगा, 2 तो चला गया, अब तीसरा अगर मान लो इधर निकालना चाहते हैं, तो पहले से 2 गया हुआ था, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाएगा, और इससे हम लोग कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये उससे भी ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि अब जो था 13 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था। 2 निकलने के बाद 13 में 2 निकलने के बाद 11 था, तो कहाँ 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स पर एटम पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, तो इसलिए अब आयनाइजेशन एनर्जी पहले के कंपेयर में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दिखाया हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के एग्जांपल्स। वैसे अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मेंशन करेगा तो हम लोग क्या समझते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ही समझते हैं। अगर कोई रेफरेंस नहीं दे रखा कि सेकंड है या थर्ड है, तो हम लोग कुछ भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेगा तो हम लोग फर्स्ट ही आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझते हैं। कितनी बात समझ में ही? आगे चले, ये एक डायग्राम दे रखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 60, 1 से लेके 60 एलिमेंट तक का पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है उसका जो एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये दे रखा है, ये आप देख लीजिए। अब देखिए क्या देखते हैं हम लोग कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अगर हम लोग पीरियड में चलते हैं या ग्रुप में चलते हैं तो क्या ट्रेंड है। हम लोग फिजिकल ट्रेंड पढ़ रहे हैं ना हम लोग कि भाई फिजिकल ट्रेंड क्या होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो समझ में आ गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जितना एंथैल्पी देना होता है, एनर्जी की जरूरत होती है, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहता है। लेकिन अगर मान लो हम लोग पीरियड में चलते हैं या टॉप टू बॉटम ग्रुप में जा रहे हैं, तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होता है, बढ़ता है घटता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ पीरियड इन अ ग्रुप। ओके, क्या बताया कि जब हम लोग पीरियड में चलते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा पीरियड और ग्रुप का क्या चेंज होते हैं। तो जब भी हम लोग पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग देखा कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई जैसे रेडियस कम होते जाता है। मान लो हम लोग सेकंड पीरियड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पीरियड में कैसे साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये हम लोग इधर से जाते हैं तो इसका रेडियस जो ना डिक्रीज करते जाता है। इसी का आयनाइजेशन अगर इंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो क्या देखते हैं कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करते जाता है। मैं इसका वैल्यू लिखता हूं आपको। ये देखिए ये सेकेंड पीरियड है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड है। और अगर इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी दे रखा है ये एनसीईआरटी के बुक में, इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये जो इंथैल्पी का है किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल पर मोल के यूनिट में यूज कर रहे हैं। तो देखिए लिथियम का इंथैल्पी है आयनाइजेशन इंथैल्पी 520 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बेरिलियम का 899, ये बढ़ गया 520 से, ये ज्यादा हो गया। बोरोन का 801, ये घट गया है इसका। ये कार्बन का 1086 बढ़ गया, नाइट्रोजन का 1402 यानी 1402 हो गया, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम हो गया 1314, ठीक है। फ्लोरीन का 1681। ये इस तरह से आयनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी दे रखा है। जब हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो एक जनरल ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि इंक्रीज करते जाता है, कहीं कहीं ऊपर नीचे है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, फिगर बना के दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी मैं बना के दिखाता हूँ, मगर वो कैसे होता है वो अलग चीज़ है। लेकिन एक जनरल हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कभी हम लेफ्ट राइट पीरियड में जाते हैं तो उसका आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ता जाता है। ये देखिए इस तरह से ये गया था लेफ्ट टू राइट। इसी को अगर हम लोग ग्राफ से दिखाते हैं इस तरह से, तो क्या है, लिथियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है 520, ये दिखा रखा था, ये किलो जूल पर मोल के रेस्पेक्ट में दे रखा है ये। तो 520, बेरिलियम का 899, बोरोन का 801 है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है। कार्बन का 1086, नाइट्रोजन का 1402 और ऑक्सीजन का नीचे हो गया है। फिर
फ्लोरीन का है, नियॉन का है। नियॉन का भी दे रखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उसका एक अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा पहले, मगर इतना समझ में। तो ये इस तरह से ग्राफ दिया गया है। जब भी कभी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है। इसको हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडियस कम होते जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस से अगर चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे जैसे जितना एटॉमिक रेडियस कम होगा उतना उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। या यूं कह सकते हैं, इसका एक करैक्टर और भी है कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, या यूं भी कह सकते हैं कि जो मेटल होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, और जो नॉन मेटल की तरफ जाएगा, मेटेलिक करैक्टर कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है। क्योंकि हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये मेटल होता है, उससे कम मेटल ये हो गया, उससे कम मेटल ये हो गया, फिर इधर जैसे जैसे आते हैं नॉन मेटल शुरू हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज बनने लगता है। तो मेटल का करैक्टर जितना कम होता जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेमोराइज करने के लिए तरीका है, वो हम बता देते हैं। तो ये पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं कि क्या ट्रेंड है। दो तरीके का हम लोग सिमिलरिटी ले सकते हैं, एक एटॉमिक रेडियस से और एक मेटेलिक करेक्टर से। ठीक है, बाकी ये जो एक्सेप्शन हो रहा है ये क्यों कम हो रहा है अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं पहले इस पॉइंट को लिख देता हूँ। क्या दे रखा है ये, ठीक है ना। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई। इनवर्सली रिलेटेड क्या मतलब, जितना कम एटॉमिक रेडियस होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। ये इनवर्सली रिलेट करता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि एटॉमिक रेडियस फिजिकल का प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने स्टडी किया है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेट करते हैं। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लिए। और फिर मैं इसके बाद ये बताता हूं कि ये कम क्यों होता है, ये ज्यादा क्यों होता है। ओके, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करते जाता है। तो उसकी क्या वजह है इंक्रीज करने की, वजह क्या है, क्यों ये लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जा रहा है, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जा रहा है। तो आखिर क्यों बढ़ते जा रहा है, तो बताया गया कि यहाँ पे दो पैरामीटर है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन जैसे से बढ़ता जा रहा है वो सेम शेल पे ही बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑन द सेम शेल, सो द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। अब जैसे हम लोग बताते हैं कि जैसे ये लिथियम होता है, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन भी है, 3 प्रोटॉन भी है। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन में जो है 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन है, ठीक है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। ये दे रखा है। नोबल गैस के बारे में बताते हैं कि जो नोबल गैस का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, चूंकि नोबल गैस का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए उसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो है नहीं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो उस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन देना होता है या लेना होता है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली ज्यादा होता है, ठीक है ना, एक्सेप्शनली ज्यादा है। और वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, हमें जबरदस्ती उसको देना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं जबरदस्ती तो उस वक्त एनर्जी भी देना पड़ता उसको, ठीक है। उससे एनर्जी, तो उसका जो इंथैल्पी चेंज होता है वो नेगेटिव में होता है। जैसा अभी हम लोगों ने पिछले अभी बताया था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन नोबल गैस में आयनाइजेशन एंथैल्पी
नेगेटिव होता है, क्योंकि उसका कोई टेंडेंसी नहीं होता इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, वो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, तो इसीलिए वो चाहता नहीं है कि रिएक्शन में जाए। लेकिन हम लोग अगर एक्सटर्नल से उसको कंडीशनली करेंगे तो ज़ाहिर हमें एनर्जी उसको उल्टा करना पड़ेगा जैसे पहले होता था। तो यहाँ पे बताते हैं कि नोबल गैस का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम लोग उसको लिख नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे कि जैसे से लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं, इसमें सब में दो ही शेल यूज होगा। ये तो एलिमेंट जो ना सेकेंड पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं, तो इनके दो ही शेल यूज होंगे, सब में दो शेल यूज होगा। ये देखो इस पे पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा, ऐसे ही क्या होगा कि सब में दो ही शेल यूज हो रहे होंगे। तो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, सेकेंड शेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं और प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन जो है ना इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन वो बढ़ता जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो सेकंड शेल पे सभी आ रहे हैं। अब जो स्ट्रांगली अगर बाउंड हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान तो है नहीं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं और वो सेम शेल पे ही रहते हैं। सेकंड शेल पे पहले सेकंड शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन था, फिर सेकंड पे ही 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 और 7 हो गया, फिर 8 हो गया। तो ऐसे क्या देखते हैं कि सेम शेल पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, साइज कम हो जाता है जैसे हमने पीछे बताया था, और उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो ये एक रीजन बताते हैं कि सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑन द सेम शेल, so the attractive force is increases between the electron and proton, and so the removal of electron becomes difficult, and so the ionization energy increases। कितनी बात सुन में ही? एक तो एक्सप्लेनेशन ये दे दिया। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम एंड बोरोन में, ये बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा होना चाहिए था, इसका 4 है इसका 5 है, तो ये तो ज़्यादा होना चाहिए था, मगर यहाँ पे तो कम है, ये 899 है, ये 801 है, तो कम कैसे हो गया यहाँ पे? और यहाँ पे भी दिखाते हैं नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में, यहाँ कम कैसे हो रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आता है कि जो एक होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या होता है मैं थोड़ा सा समझाता हूं, मैं ये मिटा देता हूं फिर इसको समझाता हूं। इसको शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या बताते हैं कि जो हम लोग शेल यूज करते हैं, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो मैं आपको एक इसको समझने के लिए वैसे तो एक ग्रुप का मैं बनाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ग्रुप में चेंज होता है। अभी तो हम लोग पीरियड के डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप का भी डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप, और वो करेंगे हम लोग फर्स्ट ग्रुप का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर मैं शील्डिंग इफेक्ट को वहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है कि बोरोन के 4 एटॉमिक नंबर होते हैं और 5 होते हैं। तो बोरोन है, सॉरी बेरिलियम है, बेरिलियम के 4 हैं, ठीक है, ये बेरिलियम है, इसके 4 एटॉमिक नंबर है, बोरोन के 5 है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसके पहले शेल पे 2 और दूसरे शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन 2,2 आ जाएगा। इसमें 2,3 आ जाएगा, तो इसमें पहले शेल पे 2 और दूसरे पे 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना? अगर हम लोग ऑर्बिटल के टर्म में देखते हैं तो कैसा आएगा, ये 1s2 और ये 2s2, ये इस तरह से आएगा। इसमें कैसे आएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड शेल पे बोरोन में, ये इस तरह से दिखाएंगे, सेकेंड शेल पे इस तरह से दिखाएंगे। तो क्या समझ में आया कि ये 1s तो एक शेल होता है, ये 1s हो गया, कंप्लीट हो गया। ये सेकेंड शेल पे जाएगा ना, तो 2 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s होता है एक p होता है। तो जो s होगा वो तो कंप्लीट हो गया,
अब ये जो P है वो S के बाहर होगा, जैसे हम लोगों ने दिखाया था स्ट्रक्चर में S P D F ऐसे बनाया था, एनर्जी के हिसाब से बताया था कि S का एनर्जी कम होता है, P का एनर्जी ज़्यादा होता है, D का उससे ज़्यादा होता है, और वो उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, यानी S अंदर होगा, P उसके बाहर होगा, D उसके बाहर होगा, F उससे भी बाहर होगा, इस तरह से ऑर्डर बताया था। तो क्या बताया कि ये जो इसमें बोरोन में ये जो दूसरा शेल है ये कंप्लीट है, और ये जो P इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड यानी 2s से बाहर है। तो क्या मतलब हुआ कि 2p का जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से 2s के कंपेयर में ज्यादा होगा। जब ये ज्यादा होगा, दूर होगा, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, P से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2s के कंपेयर में 2p का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, उसका अट्रैक्शन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसीलिए बोरोन में ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू दिस, यानी बेरिलियम में जहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट होता है, 2s कंप्लीट होता है, और वो करीब भी होता है न्यूक्लियस के, तो करीब होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ इसके कंपेयर में। तो ये बताया गया कि P जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होने की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसलिए इसका 801 आता है और इसका 899 आता है। इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है पूरा कंप्लीट होता है, नियर टू न्यूक्लियस होता है, कंप्लीट का मतलब शील्ड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो P इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे हम लोग अगर दिखाया जाए तो ये न्यूक्लियस है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, और ये 2p जो है ना, ये 2p यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो कंपेरेटिवली ये जो डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये है तो सेकेंड P ही, मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर होगा, तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से वो आसानी से रिलीज कर देता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि 2s जो है ना, इस प्रोटॉन को 2s जो है ना पूरी तरह से घेर के रखा है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल पे है वो बाहर हो जाता है, तो ये पूरा घेर लेते हैं, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो इसकी वजह से वो आसानी से निकल सकता है। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं शील्डिंग। शील्डिंग मतलब घेर कर। शील्ड का नाम सुना है? शील्ड तो सुना ही होगा। शील्ड क्या होता है, जब से कभी पहले ज़माने में लड़ाई झगड़े होते थे तो लोग लड़ते थे, तो तलवारों से लड़ते थे, तो बचाव के लिए क्या करते थे, एक लोहे का इस तरह का अपना डिफेंस रखते थे, तो लोहे से इस तरह का प्लेट होता था, उससे बचाते थे, शील्ड करते थे, अपने आप को सेव करते थे। ऐसे ही क्या होता कि अपने आप को नीचे रखते थे और इसके ये बचाता था उसे। तो ऐसे ही क्या होगा, 2s जो ना घेर के रखा है अंदर वाले को, तो अंदर वाले का जो अट्रैक्टिव फोर्स है 2s पे तो ज़्यादा है, मगर 2p बाहर है, 2p तो 2s से बाहर है, तो उस पर कम अट्रैक्शन है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, और 2s वाला अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उस पर निकलना आसान नहीं होता है। कितनी बात सुन में आई? ऐसे ही हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का, और ये हमारा ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, उसका लिखते हैं तो क्या होता है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 223 लिखेंगे, और ये इसको लिखेंगे तो 224 लिखेंगे। क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3 ऐसे लिखेंगे हम लोग इसमें, 1s2 2s2 2p4 ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए नाइट्रोजन का हमें एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन 223 है, 1s2 2s2 2p3 हो गया इस तरह से, और इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, 2s2 और 2p3 को इस तरह से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये p जो है ना हाफ फिल्ड है। इसी तरह से ऑक्सीजन में आते हैं, 224 है, 1s2 2s2 2p4 हो गया, 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 2p पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p पे 4, 1s को छोड़ दिया हम लोगों ने, 1s इधर था, इसे छोड़ रखा हम लोगों ने, सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो 2p पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक जो है एक एक करके सिंगली कर दिया था, अब फिर बाद में एक पेयर किया था हुंडशुल के अकॉर्डिंग। हुंडशुल में हम लोग कहा ना कि पहले सिंगली फील्ड होता है, बाद में पेयर होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो सिंगल फील्ड है नाइट्रोजन में, और यहाँ पे जो एक जो ऑर्बिटल है डबल फील्ड है,
यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में चूंकि दोनों सेम चार्ज के हैं तो रिपल्शन ज्यादा होता है। तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये ऑर्बिटल यानी 2p ऑर्बिटल जो है थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है इसके कंपेयर में, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का एक कंसेप्ट है कि जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड होता है तो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है ना हाफ फिल्ड है तो ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे जो एक चौथा इलेक्ट्रॉन आके इसको पेयर कर लिया है तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, यानी ये उतना स्टेबल नहीं है जितना कि ये स्टेबल है। तो अगर ये अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है, तो इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का कम हो जाता है नाइट्रोजन के कंपेयर में। और यही वजह है यहाँ पे कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी एक कम है 1314 है, जबकि नाइट्रोजन का 1400 है, यानी 1400 है ये 1300 है। ठीक है, करीब 100 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है ये स्टेबल है, ये हाफ फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड नहीं है बल्कि ये पेयर्ड है। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये वाला इसकी वजह से ये डिफरेंस है। ठीक, ये समझ में आ गई कि आयनाइजेशन एनर्जी में बेरिलियम एंड बोरोन में कैसे क्यों डिफरेंस है, शील्डिंग इफेक्ट का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों इतना डिफरेंस है। ठीक, ये बात समझ में आई? तो ये था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन इन द पीरियड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ऐसे तो जनरल जो दे रखा है वो इंक्रीज करता है, लेकिन कहीं कहीं हाफ फील्ड फुल फील्ड शील्डिंग इफेक्ट इनका इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी का आयनाइजेशन एंथैल्पी में चेंज आता है। ओके, ये समझ में आ गया। अब एक दे रखा है अगर टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो एक बताते हैं, उसको ये नोट कर लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप में अगर चलते हैं टॉप टू बॉटम में ग्रुप पे चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है, घटता है बढ़ता है क्या होता है। तो क्या देखा गया, जैसे मान लो एक फर्स्ट पीरियड का दे रखा है, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रिबोडियम आता है, सीजियम आता है। ठीक है, इसमें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ये पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे पे 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11 है, पहले पे 2 दूसरे पे 8 और तीसरे पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह से पोटेशियम में 19 है, पहले पे 2 दूसरे पे 8 तीसरे पे 8 चौथे पे 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिबोडियम का भी देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे उसका साइज बढ़ते जा रहा है। साइज बढ़ने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी डिस्टेंस होते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाता है। एक हमारा एनसीईआरटी में टेबल दे रखा, मैं उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं कि जब भी टॉप से बॉटम में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता जाता है। ये तो हमें ट्रेंड समझ में आ गया, लेकिन वो वैल्यू भी दे रखा तो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। दे रखा हमारा जैसे लिथियम है, लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी 520 होता है, ये हमारा लिथियम हो गया। जैसे सोडियम में जाएंगे उसका कम हो जाएगा, तो ये सोडियम है, ये 496 कम हो गया इससे। ये किलो जूल में दे रखा, किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, पोटेशियम में जाएंगे उससे कम हो जाएगा 419 है, रुबोडियम में उससे कम 403 है, और सीजियम में 374। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जाता है, क्योंकि उसका साइज बढ़ता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो ये दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन था तो पहला एक शेल था, ठीक, यहाँ पे तीसरे नंबर पर था, 2 शेल जो है ना इसको अंदर से घेर के रखा था प्रोटॉन को। यहाँ पे चौथे नंबर पे है तो 3 शेल अंदर से इलेक्ट्रॉन को घेर के, प्रोटॉन को घेर के रखा है। ऐसे जाएंगे तो 4 शेल घेर के रखेगा प्रोटॉन को, और इस तरह से उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाता है। ठीक है, ओके, आगे हम लोग करेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके।